क्रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून के पार्ट 3 में तुम लोग का स्वागत है होमीज। होमीज तुम लोग का फिर से ROTDM के मानवा में स्वागत है। एंड आज के पार्ट के अंदर तुम बहुत कुछ विटनेस करने वाले हो। एंड आज तुम देखोगे इस सीरीज का सबसे ग्रेटेस्ट बिट्रेयल। एंड होमीज तुमने सही सुना, ग्रेटेस्ट बिट्रेयल। एंड स्टार्टिंग में तुम लोग देखने वाले हो कि सारे जो हमारे एसेसियंस थे वो धीरे धीरे मारे जाएंगे। एंड एंड में आके एक एसेसियन सारे लोगों की माँ बहने के लिए करने वाला है। एंड होमीज आज का चैप्टर लिटरली एब्सोल्यूट सिनेमा है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले चैप्टर में क्या हुआ था तुम लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने देखा था कि 4 एसेसियंस इस गुफा के अंदर एंटर करते हैं और उसके साथ ही हमने देखा था उस अंडरग्राउंड के अंदर उन लोगों के साथ और 3 एसेसियंस इस अंडरग्राउंड के अंदर आते हैं। और उन 3 एसेसियंस का नाम था फर्स्ट स्वॉर्ड, सेकंड स्वॉर्ड एंड थर्ड स्वॉर्ड, जिनको मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कह रहा था। एंड ऑब्वियसली नंबर 1 उन सारे लोगों का लीडर है। ये सारे एसेसियंस बेसिकली इन लोगों को ट्रेनिंग करवाने के लिए आए हैं। एंड इन लोगों के आने के बाद ही स्टार्ट होता है द मर्सीलेस डे, यानी कि इन लोगों का ट्रेनिंग आर्क। और इसके बाद हमें यह भी मालूम पड़ता है कि ये लोग इन लोगों को एसेसियंस क्यों बनाना चाहते हैं बिकॉज ये एक डील था। एंड किसका डील? ब्लड फैंटम ग्रुप का डील, जहाँ पे हम एक लेटर के अंदर इस डील को देख सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली लिखा था कि इन लोगों को एक एसेसियन चाहिए और इसके बदले में उन लोगों को रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। एंड रिवॉर्ड क्या है? 4 लाख गोल्डियन। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इसका एक कंडीशन भी था। एंड क्या कंडीशन? लॉन्डा फैंटम ब्लड ग्रुप का मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि फैंटम ब्लड ग्रुप का रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एंड इसकी वजह से इन सारे लोगों ने इन सारे बच्चों को किडनैप करके इन लोगों को एसेसिन्स बना रहा है। इसके बाद हमने POI ने एक बच्चे का बैटल भी विटनेस किया जो भाई बहुत ही बढ़िया था। बट एंड में आके PO उस बच्चे की माँ बहन एक कर देता है। और इसके बाद होता है 6 साल का टाइम स्किप। एंड PO थंडर स्प्रेडिंग कल्टिवेशन टेक्निक की मदद से एक बहुत ही खतरनाक स्किल सीख लेता है जो आगे जाके इसके बहुत ही काम आता है। इसकी मदद से PO जो टेक्निक सीखता है उसकी मदद से वो अपने प्रेजेंस को एब्सोल्यूट लिमिट तक इरेज कर सकता है। डैम। और 6 साल के बाद हमें मालूम पड़ता है कि 300 बच्चों के अंदर इस मोमेंट पे आके सिर्फ 30 बच्चे ही जिंदा है, बाकी सारे मर चुके हैं। एंड 30 लौंडे ही एसेसियंस बने। दिस इज ब्रूटल। और इसके बाद हमने देखा था PO अपना न्यू टेक्निक यूज करके किडनैपर्स के अड्डे में घुस जाता है। एंड वहीं पे जाके उसको वो स्क्रॉल मिलता है। इसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा था, यानी कि PO को मालूम पड़ जाता है वो लोग इन लोगों को क्यों एसेसियंस बनाना चाहते हैं। एंड उसको एक और बात मालूम पड़ता है, इन लोगों का मेन मिशन है वू गानसेंग को मारना। इसकी वजह से ये सारे लोग इन लोगों को एसेसियंस बना रहे हैं। और पिछले वाले पार्ट के अंदर हमें बताया गया था वू गानसेंग एक ऐसा लौंडा है जिसका टैलेंट कुछ अलग ही लेवल में है, यानी कि उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद हमने देखा था कि PO योल एंड लेमन को कर्स पॉइजन के बारे में बताता है, जहाँ पे PO बताता है कि उन लोगों ने इन लोगों को कर्स पॉइजन से पॉइजन करा है। और इसकी वजह से जब वो हेल फ्लूइड बचता है ये लोग दर्द से कराने लगते हैं। बट PO को घंटा कुछ नहीं होता बिकॉज पॉइजन उसके ऊपर काम ही नहीं करता। और 7 साल के बाद फाइनली इन लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। एंड ये लोग फाइनली इस गुफा से बाहर निकलते हैं। उनके बाहर हम फैंटम ग्रुप के कैप्टन को भी देख पाते हैं जिसका नाम है GU जुआंग। एंड इसको मैं जुआंग करके बुलाऊंगा। वैसे अजीब तो है इसका नाम, बट ठीक है। और नहीं तो मैं ब्लड ग्रुप का कैप्टन भी कह सकता हूँ। वैसे ये सुनने में अच्छा लग रहा है। क्यों? वीडियो के एंड में हमने देखा था कि जब सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, एक एसेसियन आता है एंड बोलता है बेटे तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मजे कर लिया है, अब एक मिशन की बारी, लेट्स गो। और यहीं पे आके पार्ट 2 फाइनली खत्म हो गया था। सो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक पैलेस को देखते हैं जिसको कहा जाता है ग्रेट मून पैलेस। और इसका सेंसेप्ट होता है। एंड हम इस पैलेस के अंदर ही आते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं फर्स्ट स्वॉर्ड एंड ब्लड ग्रुप के कैप्टन को, जहाँ पे ब्लड ग्रुप का कैप्टन बोलता है कि आपके इतना हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया। जिसके रिप्लाई में फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है जो मेरा काम था उसको मैंने पूरा किया। और इसके रिप्लाई में ब्लड ग्रुप का कैप्टन बोलता है कि आपके एंड बाकी अंकल्स के इस सैक्रिफाइस की वजह से हमारा जो ग्रुप है वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और इस चीज की वजह से मुझे कभी नहीं लगता कि मैं आपका ऋण कभी भी चुका पाऊंगा और आप मेरे से कुछ भी मांग सकते हो, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। जिसके रिप्लाई में फर्स्ट वर्ड बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो पहला कैप्टन था उसकी वजह से इस पॉइंट पे आके मैं जिंदा हूँ। जिसके रिप्लाई में ब्लड ग्रुप का कैप्टन फर्स्ट वर्ड को चाह देते थे, बोलता है वैसे आपने बहुत कर लिया, अब रेस्ट कर सकते हो। जिसके रिप्लाई में फर्स्ट वर्ड पूछता सो फाइनली तुम मेरे रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो। और इसके रिप्लाई में ब्लड ग्रुप का कैप्टन बोलता है हाँ, सिर्फ आपका ही नहीं आपके साथ सेकंड स्वॉर्ड एंड थर्ड स्वॉर्ड का भी रिटायरमेंट में एग्री करता हूँ, यानी कि वो इन तीनों को रिटायरमेंट दे देता है। जिसके रिप्लाई में फर्स्ट वर्ड चाह खाते हुए बोलता है अरिगातो। और इसके बाद फिर से हम ब्लड ग्रुप के कैप्टन पे आते हैं जहाँ पे ब्लड ग्रुप का कैप्टन बोलता है आपने इस फैंटम ब्लड ग्रुप के लिए बहुत कुछ किया एंड आपके लिए तो मैं ऐसा छोटा मोटा काम कर
ही सकता हूँ। इसके बाद हम फर्स्ट शॉट पे आते हैं जहाँ पे फर्स्ट शॉट बोलता है वो सारे बच्चे सच में वेस्ट है। और ये बात सुन के ब्लड ग्रुप का कैप्टन थोड़ा शांत हो जाता है और ब्लड ग्रुप का कैप्टन बोलता है मुझे पता है। एंड इसके बाद हम फर्स्ट शॉट पे आते हैं जहाँ पे फर्स्ट शॉट बोलता है मुझे पता है वो लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बट एटलीस्ट हमें एक बार उन लोगों को यूज करके फिर उन लोगों को मिशन में भेजना चाहिए। और इसके रिप्लाई में ब्लड ग्रुप का कैप्टन बोलता है मुझे पता है ये बहुत ही सेम है कि हम इन टैलेंट्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे, बट इस मोमेंट पे आके हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यही हमारा डील था। उन बच्चों के साथ जो हमारा रिलेशन था वो यहीं पे आके एंड होता है। इसके रिप्लाई में फर्स्ट शॉट बोलता है वैसे तुम्हें पता है ये रिक्वेस्ट किसने दिया था? इसके रिप्लाई में ब्लड ग्रुप का कैप्टन बोलता है वैसे इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट उसने मेरे को कहा था कि अगर अपने बिजनेस को टिकाए रहना चाहते हो तो अपने लाइन को क्रॉस मत करियो। इसके बाद और भी बोलता है इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। एंड ब्लड ग्रुप का कैप्टन ये सब क्यों कर रहा है? बिकॉज ये जियांगो का सबसे ग्रेटेस्ट एसोसिएशन ग्रुप व्हाइट स्पिरिट लोटस ग्रुप को सरपास करना चाहता है कि अपने ब्लड फैंटम ग्रुप को ऊपर लेके जाना चाहता है। इससे फ्यूचर में ब्लड फैंटम ग्रुप को ग्रेटेस्ट कहा जाए। वो अभी जो मैंने कहा ना व्हाइट स्पिरिट लोटस ग्रुप, इसके अंदर बेसिकली देखो सारे लेडीज ही बड़े हैं बट बहुत ही बैड है सारे, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे आके हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और हम देखते हैं इस रूम के अंदर से एक लाल कलर का बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगता है। एंड ये ऑरा किसका है? ब्लड ग्रुप के कैप्टन का। और ये पे आके ये सीन खत्म होता है एंड इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं पियोल पे, जहाँ पे पियो के हाथ में हम एक बड़ा सा चाकू देखते हैं। बट हम देखते हैं पियो पूरा शांत रहता है, जो देखे ग्योक्संग बोलता है अरे क्या हुआ पियो, तू क्या डर गया? जिसके रिप्लाई में पियो बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। जो बातें सुन के ग्योक्संग बोलता है तू क्या मेरे साथ मजाक कर रहा है, तू डर गया? व्हाट अ जोक बडी। रिप्लाई में पियो बोलता है सिर्फ मैं नहीं तू भी डरा हुआ है बिकॉज तू पहले से और भी ज्यादा बातें कर रहा है। जो बातें सुन के ग्योक्संग बोलता है कौन डर गया? मैं। और इसके बाद ग्योक्संग बोलता है कि स्टार्टिंग से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए था, मेरे को सिर्फ चाहिए था एक मिशन जिसके अंदर मैं लोगों को मार सकूं। एंड हम ग्योक्संग का कुछ ऐसा रिएक्शन देखते हैं। और इसके बाद ये और भी बोलता है इस मोमेंट पे आके मुझे ऐसा फील हो रहा है 7 साल ट्रेनिंग करने के बाद ये मेरा रिवॉर्ड है कि मैं लोगों के गर्दन को धड़ से अलग करूं। ब्रो ये तो ट्रू जानवर है लिटरली। जो सारे बातें सुनकर ऑब्वियसली पियो थोड़ा शांत रहता है एंड पियो कुछ भी नहीं बोलता। और इसके बाद हम देखते हैं इन सारे लोगों को कोई बाहर से बोलता है कि तुम लोग बाहर आओ, हम तुम लोगों को वेपन प्रोवाइड करेंगे। एंड इसके बाद फाइनली तुम लोगों को मिशन में भेजा जाएगा। जिसके रिप्लाई में पियो बोलता है फाइनली। एंड हम देखते हैं पियो के बॉडी से एक ब्लू कलर का खतरनाक ऑरा। एंड ये पैनल सच में बहुत ही बढ़िया था। और इसका सिंसिप होता है एंड हम आते हैं एक जंगल के अंदर जहाँ पे हम फोर्थ स्वॉर्ड को देख पाते हैं। हाँ ये है फोर्थ स्वॉर्ड, तुम इसके मार्क्स को देख के समझ सकते हो। हम देखते हैं फोर्थ स्वॉर्ड को हमारे सारे लॉन्डे भी फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ स्वॉर्ड इन सारे लोगों को देख के बोलता है ये लोग बिना गिरे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, इन लोगों ने सच में बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग किया है। ऑल्सो ये हमारे क्लैन के लिए बहुत ही बुरा है बिकॉज हम इन टैलेंट को ऐसे ही फेंक दे रहे हैं बिकॉज हमारे जो बाकी मेंबर्स है इन लोगों ये सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ स्वॉर्ड एक पहाड़ के सामने खड़ा हो जाता है और उसको देख के हमारे सारे लॉन्डे भी रुक जाते हैं। फोर्थ स्वॉर्ड इन सारे लोगों को बोलता है कि अपने आप को यहाँ पे छुपा लो। और हम देखते हैं ये सारे लोग जमीन के अंदर छुप जाते हैं। एंड व्हाट द हेल, ये सारे लोग क्या शैडो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं? लिटरली कुछ ऐसा ही लग रहा है। और इसके बाद फोर्थ स्वॉर्ड सारे लॉन्डो को बोलता है कि तुम्हारा जो टारगेट है वो इस माउंटेन के नीचे है। और इसका फोर्थ स्वॉर्ड बोलता है कि जब मैं तुम लोगों को बोलूंगा तब तुम लोग उस पहाड़ में चढ़ना। और पहाड़ से नीचे आने के बाद तुम लोग एक घर देख पाओगे जो बिल्कुल तुम लोगों ने अंडरग्राउंड के अंदर देखा था वैसा ही है। यानी कि जहाँ पे उन लोगों ने ट्रेनिंग किया था जिस अंडरग्राउंड के अंदर, उस अंडरग्राउंड के अंदर जिस घर के अंदर फर्स्ट स्वॉर्ड, सेकंड स्वॉर्ड, थर्ड स्वॉर्ड रहते थे उस घर के जैसा ही यहाँ पे ये घर है। एंड सारे बिल्डिंग्स के बीच में है ब्राइट मून पैलेस। एंड ब्राइट मून पैलेस के अंदर जो लौंडा है वो तुम लोगों का टारगेट है। एंड हम टारगेट का ऑरा भी देख पाते हैं। और इसके बाद हम सारे लॉन्डो पे आते हैं जहाँ पे ये बोलता है सो ब्राइट मून पैलेस के अंदर वो लौंडा है जिसकी वजह से हम लोग को इतना टॉर्चर करा गया, जिसकी वजह से हम लोग को इतना ट्रेनिंग करा गया एंड इतने सारे लोग मारे गए। और इसके बाद हम पियोल पे आते हैं जहाँ पे पियो बोलता है वो है ऊगान सैंग। और इसका सनसेट होता है एंड हम देखते हैं बहुत सारे लोटस। और इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को। एंड देखो ब्रो, नो टॉकिंग हॉल स्मैश, जहाँ पे हम देखते हैं ये लड़की एक फ्लावर को टच करती है एंड वो फ्लावर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं इसको पीछे से कोई बोलता है तुम बाहर क्या कर रहे हो। एंड हम देखते हैं ग्रैनी को। ग्रैनी का नाम है सियोल रान। एंड देखो ग्रैनी बहुत ही ज्यादा बैड एस है। इसके बाद हमें ग्रैनी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है एमिसेक्ट लीडर
एल्ड्री मास्टर ऑफ ब्रिलियंस। और ग्रैनी को देख के ये लड़की अपने सिर को झुका लेती है, जहाँ पे ये बोलती है मास्टर मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया। जिसके रिप्लाई में ग्रैनी बोलती है वैसे तो पहले से बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है, एंड ऑल्सो तू क्या क्लैन का लीडर बनना नहीं चाहता, एंड क्या तू मेरे को रिप्लेस करना नहीं चाहता, एंड इस ग्रुप का तू अगला कैप्टन क्या नहीं बनना चाहता। जिसके रिप्लाई में ये लड़की बोलती है इस मोमेंट पे आके मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, बिकॉज बचपन से मैं ये लाइन सुनते हुए आ रहा हूँ, एंड इस मोमेंट पे आके मुझे लगता है कि मुझे वही करना चाहिए जो मेरे को अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें इस लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है एडली मास्टर ऑफ ब्रिलियंस डिसाइपल योंग सियोल रैंक, एंड इसका नाम योंग सियोल रैंक है, एंड इसको मैं योंग करके बुलाऊंगा। ऑब्वियसली ये सारे बातें सुन के ग्रैनी बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है, और इसके बाद ग्रैनी जो बोलता है ब्रो, ग्रैनी बोलती है वैसे तेरे को भूलना नहीं चाहिए, तू स्ट्रीट का एक भिखारी था जो लोगों के कपड़े धोता था, एंड मैंने तेरे को वहां से ला के ये सारे मार्शल आर्ट सिखाया है, एंड इस मोमेंट पे आके आज तू जो भी है वो सिर्फ मेरी दया की वजह से है। एंड लिटरली इसने जो बोला लिटरली मुझे ही कितना बुरा लग गया। इसका और भी बोलता है और इसके बावजूद तू मेरे ऊपर बात कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और इसका दाम इस लड़की पे आता है, जहाँ पे ये लड़की बोलती है वैसे मैं आपके साथ तो मजाक कर रही थी, बात रही अगर आपकी विल की तो मास्टर आपका स्टूडेंट आपके विल को जरूर कैरी करेगा, सो इतना ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। और इसका दाम ग्रैनी पे आता है, जहाँ पे हम देखते हैं ग्रैनी ये सारे बातें सुन के थोड़ा शांत होती है, जहाँ पे ग्रैनी बोलती है कि अगर हमें आज आंसर नहीं मिला तो 7 साल से हमने जो प्लान किया था वो एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। जिसके रिप्लाई में योंग बोलती है मैं आपको फॉलो करूंगा मास्टर। और इसका दाम योंग पे आता है, जहाँ पे योंग बोलती है इस मोमेंट के वो एक ग्रेट डील के प्रेशर में फंस चुकी है, एंड सच में ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। और इसका दाम देखते कोई मास्टर कह के ग्रैनी के पास आती है, और योंग इस लड़के को देख के बोलती है कि दीदी, यहाँ पे ये बोलती है कि क्विंचंग लोगों ने जो वादा किया था उन लोगों ने वो कंप्लीट किया, और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जियोंग गावा। भाई दीदी करके बुलाऊंगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। हम लोगों ने जो उन लोगों को प्रपोजल दिया था उन लोगों ने उसको कंप्लीट कर दिया। ये बातें सुन के ग्रैनी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जहाँ पे ग्रैनी बोलती है सो फाइनली ये कंप्लीट हुआ। और इसका दम योंग पे आता है, जहाँ पे योंग अपने मन में बोलती है सो इसका अंत ऐसे होने वाला था। इसका दम ग्रैनी पे आता है, जहाँ पे ग्रैनी योंग से बोलती है इस मोमेंट पे आके सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इस मोमेंट पे आके हमारे ग्रुप का फेथ सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारा परफॉर्मेंस मैटर करता है कि हमारा क्लैन जिंदा रहेगा या मारा जाएगा। योंग बोलती है आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। और इसका कदम ग्रैनी पे आता है, जहाँ पे ग्रैनी अपने मन में बोलती है व्हाट अ सेम, एंड ये सोच के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं इस टैलेंटेड बच्ची को अपना सक्सेसर नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज मैं इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहा हूँ। और इसका कदम दीदी पे आता है, जहाँ पे दीदी पूछती है वैसे इसको हम कैसा डील करे, एंड ग्रैनी पूछती है किसको। उसके रिप्लाई में ग्रैनी बोलती है क्या तुम प्लानिंग की बात कर रहे हो, और इसके रिप्लाई में दीदी बोलती है हाँ अब हम उसके बारे में क्या करें। और ये चीज यहीं पे खत्म होता है, एंड इसका सनसेट होता है, एंड हम आते हैं पीओ पे, एंड हम देखते हैं पीओ एंड उसके सारे लौंडे अभी तक छुपे हैं, जहाँ पे पीओ अपने मन में बोलने लगता है कि कितना टाइम गुजर चुका है, अभी सुबह हो चुका है, बिकॉज हम सारे असैसिन्स ने रात में पोजीशन ले लिया था। इस मोमेंट पे आके हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अंडरग्राउंड से ज्यादा तो आउटसाइड उससे ज्यादा डार्कनेस, बट एटलीस्ट भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं फाइनली बाहर आ गया। हम थोड़ा नेचर देख पाते हैं जहाँ पे सब कुछ शांत रहता है, बट हम देखते हैं थोड़ा हवा बहने लगता है। इसके बाद हम जब पीओ पे आते हैं, पीओ बोलता है कुछ गड़बड़ तो है, बिकॉज मुझे बहुत ही बुरा फीलिंग आ रहा है। और ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट के अंदर कोई ऊपर से भाला घुसा के एक लौंडे को मार देता है, एंड होम इज ब्रो इज डन। एंड ऑब्वियसली पीओ ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये काम किसने किया है, हम जब सुरंग के ऊपर आते हैं हम देख पाते हैं इस जानवर ने ये काम किया है। और हम देखते हैं इसने अपने भाले से एक लौंडे को स्टैप कर दिया है, एंड उसको हवा में उठाते हुए बोलता है सो ये सच था, यहाँ पे सच में असैसिन्स छुपे हुए हैं। ये लौंडा और भी बोलता है कि असैसिन्स लोगों की हिम्मत कैसे हुई क्विंचंग के माउंटेन के अंदर छुपने की, क्या इन लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। और हमें इस लौंडे का नाम बताया जाता है यो जिनक। और इसका जिनक अपने सारे लौंडों को बोलता है कि यह सारे लोग क्विंचंग के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारे लोगों को ढूंढो एंड जान से मार दो। और इसका दम पीओ पे आता है, जहाँ पे पीओ बोलता है इस मोमेंट पे आके हम डिसएडवांटेज में है,
बिकॉज वो सारे लोग ऊपर है एंड ये सारे लोग नीचे है। एंड ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे लोग अपने भाला लेके जमीन में मारने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एक लौंडा जब जमीन में भाला मारने जाता है, हम देखते हैं जमीन क्रैक होने लगता है। हम देखते हैं जमीन से सारे लौंडे बाहर आ जाते हैं और सारे लोग इधर उधर फैल जाते हैं, यानी कि ये सारे लोग डिसबैंड हो जाते हैं। बट जिनोक डूड इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट। जिनोक एक भाला नेता है एंड उस भाले से एक एक करके सारे असैसिन्स को मारने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं इसका एक्यूरेसी लिटरली 100% होता है ब्रो। जहाँ पे हम देखते हैं एक एक भाला एक एक लौंडी के आर पार चला जा रहा है एंड ये लोगों को मौत के घाट उतारी जा रहा है। जहाँ पे हम देखते हैं पहले इसने एक को मारा, फिर उसको दूसरे को, फिर उसको तीसरे को एंड इसको चौथे को, और इसका भाला थ्रो करते हुए जिनोक बोलता है सो वो रहा आखिरी वाला एंड उसके ऊपर भी भाला थ्रो कर देता है। एंड आखिरी वाला कौन है, पियो ओल। और हम देखते हैं वो भाला पियो की तरफ बहुत स्पीड में बढ़ने लगता है, बट हम देखते हैं पियो सडनली घूमता है एंड एक ही लात में उसके भाले को उसकी तरफ ही फेंक देता है। उसका भाला उसकी तरफ ही जाके लगता है और उसके कान में कट लग जाता है। इसका कदम जिनोक पे आता है, जहाँ वो जिनोक चीखते हुए बोलता है उन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने मत दो। और पियो इस चीज को देख के बोलता है इन लोगों को अकेले संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए पहले मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और हम देखते हैं पियो जंगल के अंदर घुस जाता है। कदम जिनोक पे आता है, जहाँ पे जिनोक को भाला अपने हाथ में ले लेता है। हम देखते हैं जिनोक धीरे धीरे उस लौंडे के पास जाने लगता है जिस लौंडे को उसने थोड़ी देर पहले स्टैप किया था। और जब हम इस लौंडे पे आते हैं, ये बोलता है मैं मरना नहीं चाहता, ये तो बता दो हमने गलत किया है। ये बोलता है तूने क्विंचेन के ऊपर हमला करने की कोशिश की, यही तेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसके बाद ये टकला इसको जान से मार देता है और इसका सनसेट होता है एंड हम आते हैं पियो पे, जहाँ पे पियो अपने मन में सोचने लगता है उन लोगों को आखिर पता कैसे लगा कि हम वहाँ पे छुपे हुए हैं, बिकॉज हम लोग माउंटेन के अंदर बहुत ही अच्छे से छुपे हुए थे एंड हम लोगों को ढूंढना इम्पॉसिबल था। और इसका पियो अपने मन में सोचने लगता है कि उसने कहा था कि ये लोग यहीं पे छुपे हुए थे एंड इसका मतलब यही बनता है कि किसी ने इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है कि असैसिन्स यहाँ पे छुपे हुए हैं। और इसका पियो बोलता है मैं वो अकेला लौंडा हूँ जिसको मेरे टारगेट के बारे में मालूम है। एंड सवाल आता है कि किसने इस चीज को लीक किया। पियो और भी बोलता है कि अगर मैं सोचूं कि फोर्सवुड एंड उसके लौंडे ने ये कांड किया है, बट वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, उन लोगों ने हमें 7 साल तक ट्रेनिंग किया एंड उसके बाद उन लोगों का मिशन भी कंप्लीट हो गया, ये मिशन तो अब उन लोगों का नहीं रहा, तो वो लोग ये क्यों करना चाहेंगे। और इसके नेक्स्ट मोमेंट ही हम देखते हैं बहुत सारे तीर से पियो के ऊपर हमला करा जाता है एंड पियो ऑब्वियसली उन सारे हमले को डॉज कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं पियो जब फिर से डॉज करने की कोशिश करता है, हम देखते हैं एक तीर आके पियो के चेस्ट में लग जाता है एंड वर्ट अ सेकेंड, एक तीर नहीं 2 तीर एक साथ लगे हैं एंड पियो जमीन में गिर जाता है। और इसके बाद पियो अपने मन में फिर से सोचने लगता है कि अब ब्लड फैंटम ग्रुप ने हम लोगों को धोखा दिया या जो रिक्वेस्ट था वो चेंज हो गया। मुझे इस मोमेंट में आके कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये सारे बातें को सोचने के बाद पियो को लगता है कि ब्लड फैंटम ग्रुप ने उन लोगों को धोखा दिया। और इसका सेंसिप होता है एंड हम एक लौंडे को देखते हैं जो धनुष लेके इधर उधर घूम रहा है, जहाँ पे वो बोलता है तुम आखिर कहाँ छुपे हो। एंड इसके नेक्स्ट मोमेंट ही हम देखते हैं पियो इसके पीछे आ जाता है एंड पीछे आके इसको जान से मार देता है। और पियो इसको मारते हुए बोलता है कि इस मोमेंट पे आके मेरे को अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं पीछे सारे लौंडों को मालूम पड़ जाता है कि पियो यहाँ पे छुपा है, जहाँ पे वो सारे लोग पियो की तरफ बढ़ने लगता है एंड पियो क्या करता है, पियो के सामने जो समुंदर होता है उसके अंदर पियो डुबकी लगा देता है, यानी कि उसके अंदर जंप करता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है पियो उस जगह से 600 मीटर नॉर्थ की तरफ आ चुका है। इसके बाद पियो जब 1.2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता है, पियो एक पत्थर को देख पाता है एंड उस पत्थर के ऊपर बहुत ही ज्यादा खून लगा है। और इसके बाद पियो इस ब्लड को देख के बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा ब्लड है एंड इस मोमेंट पे आके मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। जब पियो साइड में देखता है, पियो बोलता है उधर कोई ना कोई तो है एंड ये सारे लोग लिटरली चार ही तरफ असैसिन्स को ढूंढ रहे हैं। और मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा कि दिन के अंदर इन लोगों ने एक ऐसा जाल बचाया है जिससे हम फंस जाएं। यहाँ पे पियो और भी नोटिस करता है कि सारे लोग अलग अलग यूनिफॉर्म्स पड़े हैं, इसका मतलब ये सारे लोग अलग अलग क्लैन से है एंड ये सारे लोग मिल के भाई इन सारे असैसिन्स को ढूंढ रहे हैं। एंड इस वजह से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे लोग मिल के इन सारे लोगों को ढूंढ रहा है। और इसका जब हम पियो पे आते हैं, हम देखते हैं पियो कुछ खतरनाक सेंस करता है और वो सेंस करने के बाद पियो सडनली नीचे झुक जाता है एंड हम देखते हैं उसके ऊपर किसी ने स्वॉर्ड से हमला कर दिया है एंड ऑब्वियसली उसके झुकने की वजह से उसने उसके हमले को डॉज कर लिया। और पियो जब देखता है किसने उसके ऊपर हमला किया, वो था
था लेमिन, जो देख के ऑब्वियसली पियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे पियो बोलता है लेमिन तुम, और लेमिन पियोल को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पे लेमिन बोलती है सो ये तुम हो पियोल, और पियो को देख के लेमिन बोलती है कि तुमको देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं लेमिन बेहोश होकर गिरने वाली होती है, बट पियो उसको पकड़ लेता है। एंड पियो जब लेमिन की हालत देखता है, पियो बोलता है इस मोमेंट पे आके ये बहुत ही ज्यादा इंज्योर्ड है। एंड पियो लेमिन से पूछती है वैसे बाकी लोगों का क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में लेमिन बोलती है कि बहुत सारे लोग मारे गए। इसके रिप्लाई में पियो पूछता है क्या योल एंड सॉन्ग भी मारे गए, और इसका लेमिन बोलती है कि उन लोगों के साथ आगे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उससे पहले ही मैं वहां से भाग गया था। एंड इसके बाद हम लेमिन के फ्लैशबैक में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं सॉन्ग एंड योल इन सारे लोगों को रोक के रखता है, जिससे जो सारे लौंडे हैं वो सारे अपनी जान बचा के भाग पाए। जहाँ पे लेमिन बोलती है कि उन लोगों ने हम लोगों को बचाने के लिए उन लोगों के साथ फाइट किया एंड उन लोगों ने हम लोगों को बचा लिया, एंड उस मोमेंट भी मैं भाग गया, एंड उन लोगों ने लिटरली एंड तक हम लोगों को सेव करने के लिए फाइट किया, एंड प्रोबेबली देखो मुझे नहीं लगता कि वो लोग मर गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं लेमन का हालत भी बहुत ही ज्यादा बुरा है, जहाँ पे हम देखते हैं पियो लेमन को लेटा देती है, और पियो लेमन को देख के बोलती है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो, जिसके रिप्लाई में लेमन बोलती है मुझे पता है। एंड ये बातें सुन के पियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे पियो बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा एंड क्या तुम जीना नहीं चाहते। इसके रिप्लाई में लेमन बोलती है मैं चाहता हूँ बट तुम क्या मेरे को सेव कर पाओगे, एंड इसके रिप्लाई में पियो ऑब्वियसली बोलता है नहीं। इसके रिप्लाई में लेमन बोलती है इसकी वजह से मैंने गिव अप कर दिया है, एंड मुझे पता है मेरे बॉडी का इस पॉइंट पे जो कंडीशन है मैं बच नहीं सकता। लेमन और भी बोलती है बट इस मोमेंट पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज इस मोमेंट पे आके मैं अकेला मर नहीं रहा हूँ, यानी कि सिंपली कहना चाहता है उसके साथ पियो ओल है। और इसका लेमन बोलती है क्या तुम मेरे अंत तक मेरे साथ रहोगे पियो। और ये सारे बातें सुन के पियो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, जहाँ पे पियो बोलता है हाँ, और इसका लेमन बोलती है सो ये मेरा अंत था, और स्टार्टिंग से हम सब लोगों ने ये काम सर्वाइव करने के लिए किया था, बट किसने सोचा था कि हमारी मौत ऐसे होने वाली है। और इसका लेमन और भी बोलती है कि बट मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल है, किसने एंड क्यों हमारे साथ ये सब किया, बिकॉज जिसको मैं जानता ही नहीं उसने मेरे लाइफ को फुल्ली कंट्रोल किया, एंड ऐसे ही हम सब लोगों को मौत के कुएं के अंदर फेंक दिया। इसका लेमन और भी बोलती है कि जिन लोगों ने हमारे साथ ये काम किया है इस मोमेंट पे आके मैं जैसा फील कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी एक टाइम पे आके वैसा ही फील करे। और इसके रिप्लाई में पियोल बोलता है कि यह सब कुछ हुआ है वू गानसेंग की वजह से, जो बातें सुनकर ऑब्वियसली लेमन बोलती है क्या, जहाँ पे पियो बोलता है हमारा जो टारगेट था उसका नाम था वू गानसेंग एंड क्विंचिंग सेक्ट से बिलोंग करता है, और किसी ने ब्लड फैंटम ग्रुप से ये रिक्वेस्ट किया था कि कोई वू गानसेंग को मार दे, और 7 साल तक हमें उस हिल के अंदर रखा गया सिर्फ वू गानसेंग की वजह से। और इसके बाद पियो बोलता है मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये ढूंढता रहूंगा किसने हमारे साथ ये काम किया एंड किसकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे, एंड उसको ढूंढने के बाद मैं अपना रिवेंज फाइनली कंप्लीट करूंगा, एंड यही एक लास्ट चीज है जो मैं कर सकता हूँ। और ये सारे बातें सुनकर लेमन बोलती है मुझे पता है ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो बिकॉज तुम पियो ओल हो, एंड इसका लेमन और भी बोलती है कि पियो मैं सरवाइव करना चाहती हूँ। इसके बाद लेमन पियो के गाल में हाथ रख के पूछती है वैसे पियो तुम क्या मेरा नाम ले सकते हो, जिसके रिप्लाई में पियो बोलता है लेमन, एंड इसके रिप्लाई में लेमन बोलती है मेरा रियल नेम, एंड इसके रिप्लाई में पियो बोलता है ली सियोलमेन। लेमन बोलती है थैंक यू, ये सिर्फ मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहती थी, एंड ही भी आके लेमन की दी एंड हो जाती है, यानी कि लेमन मर जाती है। RIP लेमन। और इसका दम पियो पे आता है, जहाँ पे पियो एक रेज के साथ बोलता है कि मुझे नहीं पता ये काम किसने किया है बट जिसने भी किया है उसको मैं इस दुनिया से पूरा मिटाने वाला हूँ, सो तू मेरे से बच के रहना, बिकॉज इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ वो किसी ने सोचा नहीं होगा। एंड देखो अब तक तुमने जितनी दूर तक वीडियो देखा उतनी दूर तक माइक ठीक था, बट इसके बाद भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, जहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा रिकॉर्डिंग करना पड़ा था, तुम लोग स्क्रीन में देख सकते हो इतना ज्यादा मैंने रिकॉर्डिंग करा था, बट एंड में मुझे पता लगता है कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर माइक ही खराब हो गया था, एंड उस चीज को देख के मेरे को जो फ्रस्ट्रेशन आया था मेरे को लगा कि मैं फोन ही तोड़ दूं, बट फिर सडनली मेरे को रियलाइज हुआ मैं तो गरीब हूँ, एंड देखो इसकी वजह से मुझे फिर से ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो हम इस वंस अगेंस्ट लेट्स बिगिन। इसका कंसेप्ट होता है एंड हम आते हैं द ग्रेट मून पैलेस में, जहाँ पे हम ब्लड ग्रुप के कैप्टन एंड नंबर 4 को एक साथ देख सकते हैं, एंड हम देखते हैं कैप्टन के हाथ में एक छोटा सा पेपर है जिसको कैप्टन देख रहा है, और इसका नंबर 4 पे आते हैं, जहाँ पे नंबर 4 बोलता है कि इस मोमेंट पे आके उन लोगों का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे एसेसियंस ऑलरेडी मर चुके हैं, और इसके रिप्लाई में कैप्टन बोलता है सो सच में वो अब हमारे किसी काम के नहीं है,
एंड इस मोमेंट पे आके मुझे लगता है कि उन लोगों को मिशन में भेजने से पहले मेरे को थोड़ा उन लोगों से काम करवा लेना चाहिए था, बिकॉज वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे। एंड होमिस देखो, मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग का भेजा फ्राई हो चुका है कि ये सब क्या हो रहा। देखो बेसिकली थोड़ा और एक्सप्लेन करने के बाद मैं तुम्हें इजी वे में पूरा समझा दूंगा कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई एक्सप्लेन बहुत ही बढ़िया करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन के हाथ में जो छोटा सा पेपर था उसके ऊपर लिखा है वॉइड। और इसके बाद हम नंबर 4 पे आते हैं, जहाँ पे नंबर 4 कैप्टन से पूछता है वैसे आपको नहीं लगता कि ये प्लेस अब डेंजरस हो चुका है, जिसके रिप्लाई में कैप्टन पूछता है क्यों, इस रिक्वेस्ट की वजह से। और इसके रिप्लाई में नंबर 4 बोलता है कि मुझे नहीं पता, बट मैं देख रहा हूँ कि ये सारे लोग एविडेंस को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, यानी कि जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है वो लोग एक भी एविडेंस रखना नहीं चाहते कि उन लोगों ने ये कांड किया है। एंड इसीलिए जो सारे एविडेंस बचे हैं वो सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड कौन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तुम्हें थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। इसका नंबर 4 और भी बोलता है कि ये जो रिक्वेस्ट है इसका लास्ट एविडेंस हम ही है, एंड उन लोगों ने अगर हम लोगों को मार दिया तो उन लोगों का लास्ट एविडेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो लोग लास्ट एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और नंबर 4 के ये सारे बातें सुनकर कैप्टन बोलता है वैसे तेरे बात के अंदर दम तो है, बट वो लोग ये प्लेस कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वेल यहाँ पे एक स्कैम होने वाला है इन लोगों के साथ। और इसके रिप्लाई में नंबर 4 और भी पूछता है कि आपको क्या सच में नहीं पता कि ये रिक्वेस्ट किसने आपको भेजा था, जिसके रिप्लाई में कैप्टन बोलता है देख, अगर मैं चाहता तो मैं फाइंड कर लेता कि ये रिक्वेस्ट किसने भेजा था, बट मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कि किसने भेजा था। एंड ऑल्सो मेरा सिर्फ काम था कि रिक्वेस्ट को कंप्लीट करना, एंड उन लोगों ने भी लाइन क्रॉस नहीं करा था, एंड इसकी वजह से मैंने भी लाइन क्रॉस नहीं करा था। बट कैप्टन की ये सबसे बड़ी गलती थी, उसने ये काम नहीं किया था। अगर वो फाइंड कर लेता कि ये रिक्वेस्ट किसने भेजा है तो इसके बाद जो होने वाला है वो होता ही नहीं। एंड इसके बाद क्या होने वाला है, सबर करो भाइयों, बवाल होने वाला है, बवाल। और इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन के हाथ में जो पेपर होता है उसको जब नंबर 4 ध्यान से देखता है, नंबर 4 नोटिस करता है कि उस पेपर के ऊपर तो ट्रैकर लगा है, यानी कि इस प्लेस को कोई भी फाइंड नहीं कर सकता, बट इस ट्रैकर की वजह से वो लोग इस प्लेस को फाइंड कर लेंगे। एंड यही होता है, वो लोग इस जगह को ढूंढ लेते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट मोमेंट ही कोई आके इन लोगों के सामने गिर जाता है, जो देख के ऑब्वियसली कैप्टन एंड नंबर 4 बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसका जब हम बाहर आते हैं हम देखते हैं दूसरे क्लैन के लौंडे ग्रेट मून पैलेस के अंदर घुस चुके हैं, जहाँ पे हम फर्स्ट शॉट को भी देख पाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट शॉट बोलता है कि अपने आप को बचाओ, तुम लोग इन लोगों के सामने टिक नहीं पाओगे, यानी कि ये बेसिकली अपने लोगों को ये बता रहा है। और इसके बाद हम सारे दूसरे क्लैन के लौंडों के पास आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं एक लौंडा बोलता है कि सारे असैसिन्स लोगों की माँ बहन एक कर दो। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लौंडे मिल के कैप्टन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, बट दूसरी तरफ हम कैप्टन का ये क्रेजी लुक देखते हैं, जहाँ पे कैप्टन बोलता है कि नंबर 4 तू सच में सही था। और नंबर 4 ये देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, जहाँ पे नंबर 4 कैप्टन को बोलता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, जिसके रिप्लाई में कैप्टन पूछता है कहाँ पर, जिसके रिप्लाई में नंबर 4 बोलता है कहीं भी, बट हमें अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। और इसके बाद कैप्टन बोलता है कि तू क्या देख नहीं सकता, ये लोग मेरे को मारने के लिए आए हैं, एंड जब तक ये लोग मेरे को जान से मार ना दे ये लोग यहाँ से जाने नहीं वाले हैं। एंड ऑल्सो इन लोगों ने लाइन पहले क्रॉस किया है, इसलिए इन लोगों को सजा तो मैं जरूर दूंगा। और ये बोलने के बाद हम कैप्टन का कुछ ऐसा लुक देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन के आंखों से लाल कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है। ब्रो, कैप्टन इज कैप्टन लिटरली। और इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। ब्रो, एंड कैप्टन का जो स्वॉर्ड होता है वो लिटरली पूरा रेड होता है। और इसके बाद हम ये क्रेजी पैनल देखते हैं, जहाँ पे कैप्टन बोलता है आ जाओ सालो, अब मैं तुम लोगों की माँ बहन कलेक्ट करने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कैप्टन बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ता है, एंड लिटरली 4-5 बंदों के लिटरली गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। ब्रो, कैप्टन इज कैप्टन लिटरली। और इन सारे लोगों की माँ बहन एक करने के बाद कैप्टन बोलता है कि तुम लोगों ने पहले लाइन क्रॉस करा है, इसलिए मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ने नहीं वाला हूँ। और इसका हम फर्स्ट शॉट पे आते हैं, जहाँ पे फर्स्ट शॉट बोलता है कि तुम लोग थोड़ा होल्ड कर लो, ये बैटल जल्दी खत्म होने वाला है, एंड उसके बाद सब लोग फ्री हो जाएंगे। बट हम देखते हैं कि इसके रिप्लाई में कोई बोलता है नहीं, ये मौका मैं तुम लोगों को देने तो नहीं वाला हूँ। और ये बोलने के बाद ही हम देखते हैं कोई अपने हाथ से कुछ स्पीयर टाइप का कुछ क्रिएट करने लगता है, एंड कुछ स्पीयर क्रिएट करके लिटरली उस स्पीयर को कैप्टन के ऊपर थ्रो कर देता है। एंड कैप्टन देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है,
एंड हम देख पाते हैं कैप्टन के सामने एक बहुत ही खतरनाक गोला। बट उस चीज को देख के कैप्टन क्या करता है, कैप्टन पीछे हो जाता है। ना ना ना, हम देखते हैं कैप्टन अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है एंड हम देखते हैं कि कैप्टन के स्विंग के साथ वो जो स्पेयर होता है इन दोनों का एक बहुत ही खतरनाक क्लैश होता है। और हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है एंड जब स्मोक हटने लगता है हम देख पाते हैं ब्लड ग्रुप के कैप्टन को, जो इस मोमेंट पे आके भी खड़ा है। बट इस मोमेंट पे आके कैप्टन बहुत ही ज्यादा डैमेज ले चुका है, यानी कि कैप्टन अभी इस मोमेंट पे आके बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। और कैप्टन ये चीज देख के बोलता है ये पावर तो सच में खतरनाक है। और इसके बाद कैप्टन पूछता है तू कौन है, और हम देखते हैं कैप्टन की ऐसी हालत की है दीदी ने। और इसका दीदी कैप्टन का जो इंसल्ट करती है, दीदी कैप्टन के सवाल के रिप्लाई में बोलती है कि तुम जैसे लो क्लास असैसिन को मैं अपना नाम नहीं बताती। ब्रो व्हाट अ इंसल्ट लिटरली। इसके ऐसे बातें को सुनने के बाद कैप्टन को पता लग जाता है ये ग्रैनी की कोई पोती पोती होगी, जहाँ पे कैप्टन ये बोलता है लाइफ एंडिंग टॉक्सिक हार्ट जीनोना, और उसका नाम बहुत ही ज्यादा हार्ड है तो इसलिए मैं दीदी कह रहा हूँ। और इसका कैप्टन और भी बोलता है होल्ड अप अ सेकेंड, इसका मतलब तुम लोगों ने रिक्वेस्ट दिया था। एंड इसके रिप्लाई में दीदी बोलती है चुप हो जा। और इसके बाद हम देखते हैं दीदी अपने ऑरा को अनलीज करते हुए बोलता है इसके बाद तूने अगर कोई भी बात की तो मैं तेरे जबान को खींच के कुत्ते को खिला दूंगा। ब्रो दीदी रुक जाओ यार, इतना इंसल्ट मत करो, वो ब्लड फैंटम ग्रुप का कैप्टन है, एटलीस्ट तो थोड़ा रिस्पेक्ट दो। और इसके बाद कैप्टन को सब कुछ समझ आ जाता है, जहाँ पे कैप्टन बोलता है सो इसका मतलब ये रिक्वेस्ट एमी सेक्ट ने दिया था। एंड देखो इस मोमेंट पे आके कैप्टन बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करता है। एंड क्यों रिग्रेट करता है, बिकॉज उस मोमेंट पे अगर उसने थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लिया होता तो उसको पता लग जाता कि ये रिक्वेस्ट एमी सेक्ट ने दिया था। एंड अगर उन लोगों को ये पता लग जाता ये काम वो हर किस नहीं करते, बिकॉज एमी सेक्ट भाई बहुत ही खतरनाक है, वो लोग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। जहाँ पे कैप्टन और भी बोलता है कि मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से मेरा पूरा जो क्लैन है वो डिस्ट्रॉय होने जा रहा है। ब्रो ये सच में बहुत ही ज्यादा रिग्रेटेबल है, बिकॉज उसके सिर्फ एक गलत कदम की वजह से ये सब कांड हो रहा है। बट इस मोमेंट पे आगे कैप्टन हार नहीं मानता। कैप्टन बोलता है मैं जीयू जियांगा, ब्लड फैंटम ग्रुप का कैप्टन, इस मोमेंट पे आके मैं अकेले मरने नहीं वाला हूँ, मैं तुम सारे लोगों को लेके मरने वाला हूँ। और इसके रिप्लाई में दीदी बोलती है कि तेरे जैसे असैसिन्स की मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं दीदी बहुत ही खतरनाक हमला कैप्टन के ऊपर कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन सारे अटैक्स को रोके जा रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं जो सारे स्पेयर्स होते हैं उनको अपने स्वॉर्ड से कटे हुए जा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन सारे अटैक्स को फाड़ के दीदी के सामने चली जाती है। और इसके बाद ही हम देखते हैं स्टार्ट होता है इन दोनों का एक बहुत ही खतरनाक क्लैश। और इसके बाद हम इस पैनल को देखते हैं, जहाँ पे एक तरफ हम कैप्टन को देख पाते हैं एंड दूसरी तरफ दीदी को, यानी कि इन दोनों का बहुत ही खतरनाक बैटल स्टार्ट होने वाला है। और इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के पावर का एक बहुत ही खतरनाक क्लैश होता है। एंड इसके बाद हम दीदी पे आते हैं, जहाँ पे दीदी अपने मन में बोलती है बस इस असैसिन ग्रुप के लीडर के अंदर दम तो है। इसका दीदी और भी बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा हो कि हमने इन लोगों के ऊपर सुबह हमला किया, एंड अगर हमने रात में हमला किया होता तो इस कैप्टन को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। एंड ऐसा क्यों बोल रहा है, देखो बेसिकली जो सारे असैसिन्स होते हैं वो डार्कनेस का बहुत ही अच्छा फायदा उठाते हैं, यानी कि डार्कनेस में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और ये सारे वादे खत्म करने के बाद दीदी बोलती है कि साले तू मर जा। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं दीदी कैप्टन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला यूज करता है। एंड ये देख के कैप्टन ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज हम देखते हैं कि कैप्टन के सामने एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो बन चुका है। और जो टॉर्नेडो क्रिएट हुआ है वो कैप्टन की तरफ बढ़ने लगता है। और कैप्टन ये चीज देख के बोलता है क्या ये मेरा अंत है, एंड मेरे साथ मेरे फैंटम ब्लड ग्रुप का भी क्या ये अंत है। और इसका कैप्टन अपने मन में और भी बोलने लगता है कि मैंने इस ब्लड फैंटम ग्रुप को बहुत ही मुश्किल से क्रिएट किया है, मुझे लगा कि मैं व्हाइट स्पीड लोटस ग्रुप को जल्दी ही सरपास कर दूंगा। एंड हमें बताया जाता है व्हाइट स्पीड लोटस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसको जियांगो के जो सारे लीडिंग मेंबर्स है वो सारे अवॉइड करते हैं। और इसका कैप्टन अपने मन में बोलता है सो इसका अंत ऐसे होने वाला था। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे आके भी कैप्टन हार नहीं मानता। कैप्टन अपने स्वॉर्ड को टॉर्नेडो के ऊपर स्विंग करता है, जहाँ पे कैप्टन एक रेज के साथ बोलता है कि मैं ब्लड फैंटम ग्रुप का कैप्टन, इस मोमेंट पे आके मैं हार नहीं मान सकता। और इसका बाद हम देखते हैं कैप्टन उस टॉर्नेडो को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि कैप्टन अपने स्वॉर्ड का यूज करके बहुत ही मुश्किल से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है। एंड हम देखते हैं एक मोमेंट पे आके कैप्टन ऑलमोस्ट उसके हमले को रोक ही लेता है। बट
इस मोमेंट पे आके कैप्टन के साथ हो जाता है स्कैम, जहाँ पे हम देखते हैं एक थर्ड पर्सन का इंटर हो जाता है एंड वो पर्सन लिटरली कैप्टन के पैर को ही काट देता है। जो देख के कैप्टन ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। कैप्टन भी लाइक व्हाट द हेल, जहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन उस थर्ड पर्सन को देख के बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैटल के बीच में आने की। और कैप्टन का जब बैटल से फोकस हट जाता है, हम देखते हैं दीदी इस मौके का फायदा उठा के कैप्टन के सामने चली आती है एंड कैप्टन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला यूज करती है। और इस मोमेंट पे आके कैप्टन इस अटैक को रोक भी नहीं सकता एंड डॉज भी नहीं कर सकता एंड ऑब्वियसली ये अटैक सीधा कैप्टन के ऊपर लगता है। ये अटैक लगने के बाद हम देखते हैं कैप्टन के मुंह से खून निकल जाता है और ये चीज देख के फैंटम ब्लड ग्रुप के सारे लौंडे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे ये सारे लोग बोलने लगते हैं कि कैप्टन कैप्टन। एंड देखो कैप्टन भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। देखो मुझे पता है कि वो दीदी को कभी हरा नहीं पाता बट ऑलमोस्ट उसके हमले को रोक देता। ये भड़वा साला थर्ड पार्टी आके इंटर कर रहा है लिटरली। ये बेसिकली देखो गेम की तरह हो गया। लाइक मैंने ऑलमोस्ट पूरा डैमेज दे दिया था, एक बंदा आके सिर्फ 1 डैमेज करता है एंड किल ले लेता है। भाई इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लिटरली। और इसके बाद हम कैप्टन पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन का हालत बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है। बट इस मोमेंट पे आकर भी कैप्टन खड़ा होने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। और इसके बाद हम दीदी पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं दीदी के पीछे से आती है ग्रैनी और हम ग्रैनी के पीछे 2 और लड़की को भी देख पाते हैं। और इसके बाद हम ग्रैनी पे आते हैं, जहाँ पे ग्रैनी दीदी से पूछती है वैसे तुम्हें ये काम करने में इतनी देरी क्यों हुई। जिसके लिए दीदी बोलती है कि जैसा मैंने सोचा था कैप्टन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग गया मेरे को। और इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन ग्रैनी को देखता है, जहाँ पे कैप्टन बोलता है 1 सेकेंड तुम तो एलरी मास्टर ऑफ ब्रिलियंस हो, यानी कि बेसिकली एमए सेक्ट का लीडर। और इसका हम देखते हैं कैप्टन ग्रैनी को देख के बोलती है कि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, एमए सेक्ट ने क्यों ब्लड फैंटम ग्रुप को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, बस तुमने जो हमें रिक्वेस्ट दिया था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया था। और ये देख के कैप्टन और भी बोलने लगता है तुम लोग एक जानवर से भी बदतर हो। और इसके बाद कैप्टन ग्रैनी को और भी गालियां देने वाला होता है कि हम देखते हैं कि ग्रैनी उसके सामने आती है और ग्रैनी अपने डंडे का यूज करके कैप्टन के सिर को फोड़ देता है, यानी कि कैप्टन का इस मोमेंट पे आके दी एंड हो जाता है। और कैप्टन को निपटाने के बाद ग्रैनी बोलती है कि इस कूड़े को यहाँ से लेके जाओ। और इसका सनसेट होता है एंड हम आता है फर्स्ट शॉट पे, जहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट शॉट को किसी ने पीछे से स्टैप कर दिया है एंड ये किसने किया है, योंग ने। तो फर्स्ट शॉट योंग को देख के बोलते हैं कि एमए सेक्ट का लीडर इस मोमेंट पे आके ग्रैनी है, बट इस मोमेंट पे आके तेरे को देख के लग रहा है तू ग्रैनी से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैसे तेरा नाम क्या है। एंड इसके रिप्लाई में ऑब्वियसली योंग अपना नाम बताती है एंड ऑब्वियसली तुम्हें पता है योंग सियोल रैंग। और ये सुनने के बाद फर्स्ट शॉट बोलता है कि मैंने सुना था कि ग्रैनी का एक डिसाइपल है जो देखने में जितना ज्यादा सुंदर है उतना ही ज्यादा टैलेंटेड है, सो वो तुम हो। जिसके रिप्लाई में योंग बोलती है नहीं वो सब अफवाह है। एंड देखो योंग हमेशा दुखी क्यों रहता है तुम्हें थोड़ी देर में ही मालूम पड़ेगा, बिकॉज इसको लिटरली पॉलिटिकल टूल की तरह ग्रैनी यूज करती है, कोई बेटी की तरह प्यार व्यार नहीं करती। और इसका फर्स्ट शॉट बनने से पहले बोलता है कि एक एसेसन बनने के वर्दी मैं नहीं हूँ, बिकॉज मैं एक एमए सेक्ट के औरत के हाथों मारा गया। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं फर्स्ट शॉट भी यहीं पे आके मारा जाता है। और इसका हम देखते हैं योंग ग्रैनी के पास आती है और इसका हम देखते हैं दीदी योंग को बोलते हैं कि तू बहुत ही ज्यादा लेट है एंड तेरे को इतना देरी क्यों हुआ एक लो क्लास एसेसन को मारने में। और इसके रिप्लाई में योंग कुछ भी नहीं बोलते, योंग बोलती है कि मेरे को माफ कर देना दीदी। और इसके बाद हम एमए सेक्ट के 2 लौंडे को देखते हैं, जहाँ पे ये लोग किसी को उठा के लेके आके बोलते हैं हमें ये मिल गया। और इसका ये दोनों बोलते हैं कि ये उन्हीं में से है जिनने उन एसेसिन्स को लीड किया था। और इसके बाद हम देखते हैं ग्रैनी इससे पूछती है वैसे तुम लोगों ने कितने सारे एसेसिन्स क्रिएट किए थे। जिसके रिप्लाई में ये लौंडा पूछता है वैसे आप मेरे से ये क्यों पूछ रहे हो। जिसके रिप्लाई में ग्रैनी बोलती है तेरे को जानने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मेरे को क्वेश्चन का आंसर दे। जिसके रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है कि मेरे को नहीं पता। और इसके रिप्लाई में ग्रैनी बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठ बोलने की। और इसके बाद ये लौंडा बोलता है कि अगर मेरे को पता भी होता मैं आपको क्यों बताऊं। और ये बातें सुन के तुम ग्रैनी का एक्सप्रेशन देखो, जहाँ पे ग्रैनी बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। और इसके बाद ग्रैनी क्या करती है, ग्रैनी इसके सिर को अपने हाथ से पकड़ती है एंड इसके बाद ग्रैनी अपने डार्क ऑरा को अनलीज करता है एंड ग्रैनी अपने हाथ से उसके सिर को दबाने लगता है। और इससे लिटरली उस लौंडे की फट चुकी है, जहाँ पे ग्रैनी बोलती है कि मैंने तेरे को पूछा कितने एसेसियंस थे। जिसके रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है कि 28। और इसके बाद ये सीन यहीं पे खत्म होता है एंड इसके बाद ग्रैनी दीदी के पास आती है, जहाँ पे ग्रैनी पूछती है तो इस मोमेंट पे आके कितने सारे एसेसियंस मर चुके हैं। जिसके रिप्लाई में दीदी बोलती है कि 24, यानी कि और 4 एसेसियंस बाकी है। एंड देखो हमें पता है कि पियो जिंदा है, 3 जो बचे हैं मुझे लगता है कि देखो
लिमिन जिंदा थी बट वो मर चुकी है। मुझे लगता है कि उन लोगों को ये नहीं पता, इसलिए लिमिन को भी मैं पकड़ लेता हूँ। एंड दो मुझे लगता है एक योल होगी। एंड देखो सॉन्ग का जिंदा रहना मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि सॉन्ग योल को बचाते हुए मर चुका है। एंड आखिरी जो बचा है मुझे लगता है वो ग्यूक्संग होगा, बिकॉज ग्यूक्संग भाई ग्यूक्संग है, उसका जिंदा रहना मैं चाहता हूँ कि वो लौंडा जिंदा रहे, बिकॉज मुझे वो बहुत ही ज्यादा बैड एस लगता है। जो बातें सुन के ग्रैनी बोल दी है, सो इस मोमेंट पे आके 4 और बचे हैं, जल्दी ही उन लोगों को खत्म करना पड़ेगा। और इसका खत्म ग्रैनी पे आता है, जहाँ पे ग्रैनी बोलती है कि इस मोमेंट से तुम्हारा रोल बहुत ही ज्यादा क्रूसियल होने वाला है एंड मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ आ रहा है। एंड इसके रिप्लाई में योंग बोलती है यस मास्टर। इसका ग्रैनी और भी बोलती है कि मैं जल्दी ही क्विंचेंग सेक्ट के साथ एक डेट फिक्स करने वाला हूँ एंड उस डेट के अंदर ही मैं उन लोगों के साथ एक डील करने वाला हूँ। एंड जब तक डेट फिक्स ना हो तब तक अपने आप को प्रिपेयर रखना वेडिंग के लिए। यानी कि ग्रैनी योंग की शादी करवानी चाहती है। एंड किससे करवानी चाहती है? क्विंचेंग सेक्ट के सबसे खतरनाक कैरेक्टर यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वू गानसेंग से। एंड इसका जब हम वू गानसेंग पे आएंगे उसके बाद तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जहाँ पे ग्रैनी और भी बोलते हैं कि हमारे सेक्ट का फेस तुम्हारे हाथों में ही है। तो इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि स्टार्टिंग से इतनी दूर तक ये सब कुछ क्या हो रहा है। देखो इस मानव के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके उन लोगों को एसोसिएंस बनाया जाता है। और उन लोगों को एसोसिएंस क्यों बनाया जाता है? बिकॉज एमी सेक्ट ने ब्लड फैंटम ग्रुप को वो रिक्वेस्ट दिया था, उसके बदले में उन लोगों को पैसे मिलने वाला था। ब्लड फैंटम ग्रुप को पता नहीं था कि वो रिक्वेस्ट एमी सेक्ट ने दिया था। एंड एमी सेक्ट ने वो रिक्वेस्ट क्यों किया था? देखो जो एमी सेक्ट है वो बेसिकली चाहते हैं कि क्विंचिंग सेक्ट के साथ एक रिलेशनशिप बनाना। एंड रिलेशनशिप बनाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चांस है कि योंग की शादी वू गांगसेंग से करवाई जाए। उन लोगों के पास 2 ही मौका था, राइडर प्रपोजल को रिक्वेस्ट करना लाइक अब हमारी बेटी से शादी कर लो ऐसा कुछ, एंड नहीं तो सेकेंड प्लान है कि एसोसिएंस को पहले हंट करने के लिए भेजो एंड खुद ही बता दो कि वहाँ पे एसोसिएंस तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। एंड ये बातें पता लगने के बाद क्विंचेंग सेक्ट के लोग भरोसा कर लेंगे कि एमी सेक्ट के लोग बहुत ही अच्छे हैं। एंड ये जो बात थी ना कि उन लोगों को कैसे पता चला कि एसोसिएंस वहीं पे छुपे हैं, ये बातें रिवील की थी उस ग्रैनी ने। एंड होमिस देखो इस ग्रैनी का कोई भी भरोसा नहीं है, ये ग्रैनी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है इसका प्लान हो कि क्विंचेंग सेक्ट को पूरा डिस्ट्रॉय करना, एंड हो सकता है इसके वजह से ही वो अपने यंगेस्ट डिसाइबल की शादी वू गांगसेंग से करवानी चाहती है। इस बुढ़िया को भरोसा नहीं करा जा सकता, ये बुढ़िया इस सीरीज का सबसे हरामी कैरेक्टर है। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, इसको देख के लगता है ये बहुत ही ज्यादा हरामी है। एंड ब्लड फैंटम ग्रुप को भी क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? बिकॉज वो लोग लास्ट एविडेंस थे कि उन लोगों को रिक्वेस्ट किया गया था। सो आशा करता हूँ इस मोमेंट पे आगे तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। वेल इसके बाद भी और भी कुछ है जो तुम्हें आगे आगे मालूम पड़ेगा। बट देखो ग्रैनी ने जो सोचा था पियो उसकी माँ बहन एक कर देगा, लिटरली पियो कुछ उल्टा ही करने वाला है इस मोमेंट पे आगे। तुम लोग देखो इसके बाद तुम्हें मजा आने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट होता है एंड हम आते हैं पियो पे, जहाँ पे हम देखते हैं पियो क्विंचेंग सेक्ट के एग्जिट गेट में आ चुका है। और इस चीज को देख के पियो बोलता है सो अब मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। और इसके बाद पियो बोलता है इफ दे वांट अस टू डाई एज अ नेचुरल एनिमी ऑफ द जियांगू देन आई विल जस्ट बिकम वन अ नेचुरल एनिमी ऑफ द जियांगू प्रो बैंगल लिटरली। इसका सनसेट होता है एंड हम देखते हैं सुबह हो चुकी है, जहाँ पे हम देखते हैं एक लौंडा क्विंचेंग सेक्ट के एग्जिट गेट से बाहर निकलता है। और हम देखते हैं गार्ड इसको देख के बोलता है कि तुम फिर से जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहे हो? इसके रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है हाँ। और इसका दूसरा गार्ड बोलता है तुम तो कल भी गए थे। और इसके रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है कि मैंने तुम्हें कल कहा था कि जितना ज्यादा मैं लूंगा उतना ज्यादा हमारे सेक्ट के लिए बढ़िया रहेगा। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं ये लौंडा यहाँ से चला जाता है एंड वो दोनों गार्ड बोलता है कि अपना ख्याल अच्छे से रखना बिकॉज इन दोनों में बहुत कुछ हुआ है। और इसके रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई क्विंचेंग सेक्ट के ऊपर हमला करे। वेल एक लौंडा तुम्हारे अड्डे में घुस के तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की माँ बहन एक करने वाला है। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं ये लौंडा जंगल के अंदर घुस जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं ये कुछ जड़ी बूटी को ढूंढ रहा होता है, बट पीछे से हम देखते हैं कि पियो इसके ऊपर हमला कर देता है। बेसिकली हमला नहीं करता, पीछे से आके उसके गर्दन को अपने हाथ से जकड़ लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं पियो अपने चाकू को बाहर निकालता है और पियो अपने चाकू को दिखाता है, उसको डराता है। ये सारे चीज देख के ऑब्वियसली ये लौंडा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जहाँ पे ये लौंडा बोलता है तुम आखिर कौन हो? और गेस वर्ड इसके बाद पियो क्या करता है, पियो लिटरली अपने चाकू से उसके पैर को काट देता है। और पियो के देखिए ये लौंडा बहुत ही ज्यादा सॉ हो जाता है, जहाँ पे ये लौंडा अपने मन में बोलने लगता है ये आखिर कौन है और ये क्विंचेंग माउंटेन में क्या कर रहा है। और इसके बाद पियो इस लौंडे से पूछता है क्या तो क्विंचेंग सेक्ट से बिलोंग करता है। एंड इसके रिप्लाई में ये लौंडा कुछ भी नहीं बोलता बिकॉज ऑब्वियसली भाई उसकी
फट चुकी है इस मोमेंट पे आके। इसके बाद पियो और भी बोलता है कि अगर तूने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए दे तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, जा। यह बोलने के बाद हम देखते हैं पियो इसको छोड़ देता है। पियो ने इसके पैर को जानबूझ के काटा था बिकॉज ये यहाँ से भाग ना पाए। IQ। और इसके बाद पियो इससे पूछता है तेरा नाम क्या है, एंड इसके रिप्लाई लौंडा बोलता है मेरा नाम है दोजिन। और इसके बाद पियो पूछता है तेरा इंट्रोडक्शन, एंड इसके रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है मैं क्विंचेंग सेट का 3rd जनरेशन डिसाइबल हूँ। इसके बाद पियो दोजिन से पूछता है वैसे वो गानसंग कैसा लौंडा है। बात सुनकर दोजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पे दोजिन बोलता है नो वे, तुम क्विंचेंग सेट के स्टार के बारे में बात कर रहे हो। जिसके में पियो पूछता है क्या क्विंचेंग सेट का स्टार। और इसका लौंडा बोलता है कि क्विंचेंग सेट को क्रिएट करने में वो गानसंग का एक बहुत ही बड़ा रोल है, और क्विंचेंग के अंदर जितने भी सारे मार्शल आर्ट एग्जिस्ट करते हैं उन सारे मार्शल आर्ट को वू गानसंग ने मास्टर किया है। एंड ऑल्सो मैंने ये भी सुना था जो पहला मास्टर था उनका जो मार्शल आर्ट टेक्निक था वो भी उन्होंने सिर्फ वू गानसंग को ही सिखाया था। और ये सारे बातों सुनकर पियो बोलता है सो क्विंचेंग सेट का हीरो यह सच में बहुत ही बुरा है। एंड ऑल्सो ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट किया था बिकॉज हमें 7 साल तक ट्रेनिंग कराया गया, यह लौंडा तो आम होने नहीं वाला है। इसका हम देखते हैं पियो अपने उंगली को इसके गर्दन के सामने लेके आता है। इसका यह लौंडा बोलता है कि तुमने जो कुछ बोला था उसका आंसर मैंने दे दिया है, अब तो मुझे छोड़ दो। इसके बाद हम देखते हैं पियो कुछ इसके दिमाग के साथ कुछ करता है, एंड इसके बाद ये बोलता है कि इस मोमेंट पे आके मुझे लगता है कि मेरा बॉडी मेरे कंट्रोल भी नहीं है। व्हाट द हेल, पियो के पास कैसा कैसा टेक्निक है यार, ये क्या किया इसने, लिटरली मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। और इसके बाद हम इसके पीछे पियो को देखते हैं जो कुछ ऐसा लग रहा है। ये लौंडा अपने मन में बोलता है मुझे यहाँ से जल्दी ही भागना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं ये लौंडा कुछ बुरा फील करता है, जहाँ पे ये लौंडा बोलता है ये आखिर क्या हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं इस लौंडे के पीछे पियो कुछ ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है। ये देखे ये लौंडा बोलता है ये सब आखिर क्या हो रहा है। एंड वहाँ पे जो कुछ हुआ लिटरली मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सीन शिफ्ट होता है एंड हम आता है क्विंचेंग सेट के गेट में, जहाँ पे हम वो 2 गार्ड को देख सकते हैं। और हम देखते हैं एक गार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड क्यों शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सामने दोजिन को देखता है, जहाँ पे वो पूछता है दोजिन तुम इतनी जल्दी चले आए। और इसके रिप्लाई में दोजिन बोलता है मैं कुछ भूल गया था। एंड इसके रिप्लाई में गार्ड बोलता है तू तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। और इसका गार्ड बोलता है कि सब कुछ का अच्छे से ध्यान रखियो। एंड इसके रिप्लाई में ये जाते हुए बोलता है ओके। और इसके बाद हम फाइनली दोजिन क्विंचेंग सेट के अंदर एंटर करता है। एंड इसके बाद हमें क्विंचेंग सेट का लुक दिखाया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोजिन आगे बढ़ने लगता है। एंड होल्ड अप अ सेकंड, इसके बाद हम देखते हैं कि दोजिन के बॉडी से पर्पल कलर या ब्लू कलर का कुछ ऑरा रिलीज होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोजिन नहीं है, ये है पियो, यानी कि होमिस पियो जियांगू के अंदर एंटर कर चुका है। लेट्स गो। और इसके बाद हम देखते हैं पियो आगे बढ़ते बढ़ते ब्राइट मून पैलेस के सामने खड़ा होता है। पियो बोलता है सो यहाँ पे वो गानसंग रहता है। और इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं एक अलग रूम पे, जहाँ पे हम देखते हैं दरवाजे के सामने 2 गार्ड को। एंड इसके बाद हम अंदर आते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली मीटिंग चल रहा है। एंड यहाँ पे तुम जितने भी लोगों को देख रहे हो ये सारे क्विंचेंग सेट के लीडिंग मेंबर्स है। और पहला हम इस बुढ़ाओ पे आते हैं, जहाँ पे ये बुढ़ाओ पूछता है कि सिचुएशन काम डाउन हुआ। एंड हमें बताया जाता है ये क्विंचेंग सेट का लीडर है। एंड देखो इस बुढ़ाओ को मैं बेसिकली लीडर कहूंगा। और लीडर के रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है कि बहुत सारे असैसिन्स ऑलरेडी मर चुके हैं। इसके लीडर बोलता है कि कुछ असैसिन्स ने हमारे ऊपर हमला किया, क्या इसमें तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगता। एंड इसके रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई प्लॉटिंग तो है। और हमें बताया जाता है ये है क्विंचेंग सेट का 2nd इन कमांडर। एंड इसका नाम तुम लोग नीचे देख सकते हो। एंड इसको मैं छोटा भाई करके बुलाऊंगा। एंड देखो मैं इसको क्यों छोटा भाई बोल रहा हूँ तुम्हें थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। और इसके रिप्लाई में लीडर पूछता है तुम्हें क्या लगता है ये सब क्या हो रहा है। जिसके रिप्लाई में छोटा भाई बोलता है इस मोमेंट पे आके हमारे पास उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैंने अपने लॉन्डो को भेज दिया है जिससे वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास लेके आए। और इसके रिप्लाई में ये लॉन्डो बोलता है तुमसे तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड ऑल्सो जिसने भी हमारे ऊपर हमला करवाया है उन लोगों को हम कभी भी माफ नहीं करने वाले। एंड हमें बताया जाता है यह है क्विंचेंग सेट का ग्रेट स्वॉर्ड। एंड उसको मैं बड़ा भाई करके बुलाऊंगा बिकॉज जिसको मैंने थोड़ी देर पहले छोटा भाई कहा वो इसका छोटा भाई है, इसलिए इसको मैं बड़ा भाई उसको मैं छोटा भाई कहूंगा। नहीं तो हम इस कोरियन नाम लिटरली। और इसके बाद बड़ा भाई और भी बोलता है कि इस मोमेंट पे आके हमारा जो सेक्ट है वो एक क्रूशियल पॉइंट पे है। एंड इस मोमेंट पे आके जिसने हमारे ऊपर हमला किया उसको अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे सेक्ट का नाम बदनाम हो जाएगा। जिसके रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है कि आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है बड़े भाई, इसका ख्याल मैं अच्छे से रखूंगा। और इसके बाद हमें पता जाता है बहुत साल पहले जियांगू के ऊपर बहुत सारे डेमोनिक फोर्स ने हमला कर दिया था। एंड उन सारे डेमोनिक फोर्स को रोकने के लिए एक लौंडे ने एक अलायंस क्रिएट किया था, इसका नाम था हेवेंस विल अलायंस। एंड बेसिकली इसके बाद हमें पता
जाता है कौन कौन ग्रुप इस अलायंस के मेंबर्स थे, जहाँ पे हमें बताया जाता है द शाओलिन टेम्पल, द वॉडेंग सेक्ट एंड द माउंट वॉ सेक्ट। एंड बेसिकली ये सारे सेक्ट एक साथ आके अलायंस बनाते हैं एंड ये लोग एक साथ डेमंस के साथ फाइट करते हैं। बट हमें बताया जाता है कुछ ऐसे सेक्ट थे जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था, यानी कि उन लोगों ने उस अलायंस को ज्वाइन नहीं किया था, यानी कि उन लोगों ने डेमोनिक फोर्स को रोकने में किसी की भी मदद नहीं की थी। वो लोग काउट की तरफ घर में बैठे रहे। एंड ऐसे कौन से सेक्ट है? पहला सेक्ट है एमी सेक्ट एंड दूसरा है क्विंचिंग सेक्ट, यानी कि इन दोनों ने साथ नहीं दिया था। और इसके बाद हमें बताया जाता है जिन लोगों ने डेमोनिक फोर्स को रोकने में मदद की उन लोगों को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया एंड उन लोगों का सेक्ट का नाम भी बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया। दूसरी तरफ जिन सेक्ट ने मदद नहीं की थी उन सेक्ट्स को कुछ भी नहीं मिला, उल्टा उन लोगों का नाम बदनाम हो गया। तो इसका सनसेट होता है एंड हम क्विंचिंग सेक्ट के लीडर पे आते हैं, जहाँ पे लीडर बोलता है उस दिन अगर हमने उन लोगों का साथ दे दिया होता तो हमारा हाल ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से इस मोमेंट पे आके हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। फिर छोटा भाई बोलता है आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला सो 10 साल के अंदर हमारा जो क्लैन है, हमारा क्लैन भी उन लोगों के क्लैन की तरह ही बड़ा हो जाएगा, यानी कि इन लोगों का क्लैन भी उन लोगों के क्लैन की तरह पॉपुलर हो जाएगा। और इसका हम बड़े भाई पे आता है, जहाँ पे बड़ा भाई बोलता है ये सुन के खुशी हुई, हमें बहुत खुशी है कि तुम्हारा जैसा लौंडा हमारे साथ है। और इसका बड़ा भाई और भी बोलता है वैसे तेरे को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा तो है वो सब कुछ समझ लेगा बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और इसके बाद बड़ा भाई पूछता है वैसे वो गानसंग का क्या हाल चाल है, एंड इसका मतलब समझे था जिसको मैं छोटा भाई कह रहा था वो गानसंग का बाप है। और इसके बाद बड़ा भाई और भी बोलता है मैंने सुना वो पहले से बाहर ही नहीं निकलता, एंड ऑल्सो जितनी दूर मेरे को पता है उसने अपने आप को उस रूम के अंदर आइसोलेट कर लिया है। और इसका हम वो गानसंग पे आते हैं, जहाँ पे हम वो गानसंग का ऑरा देख पाते हैं एंड इस मोमेंट पे आके भी वो गांगसंग का फेस हमें रिवील नहीं करवाया जाता। हम देखते हैं एक रूम के अंदर वो गांगसंग बैठा है और हम देखते हैं वो गांगसंग के चारों तरफ बहुत सारे स्वर्ड्स। और इसका सेंसिटिव होता है एंड हम आता है छोटे भाई पे, जहाँ पे छोटा भाई बोलता है मेरे बेटे के ऐसे वर्तव्य के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ बड़ा भाई। जिसके रिप्लाई बड़ा भाई बोलता है अरे कोई नहीं, वो अभी यंग है, उसका तो ये काम ही है, उसकी उम्र में वो ऐसा नहीं करेगा तो हम साले बुढ़ाऊ करेंगे ऐसा। एंड ऑल्सो तेरे को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो तेरा बेटा है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद बड़ा भाई और भी बोलता है कि सोसाइटी कहता है कि वो गांगसंग का टैलेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यानी कि वो गांगसंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और इसके बाद हम वो गांगसंग के रूम पे आता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो गांगसंग के रूम के चारों तरफ जो सारे स्वर्ड्स थे उन सारे स्वर्ड्स का यूज करके वो गांगसंग ट्रेनिंग करता है उस रूम के अंदर। ऑल्सो अगर वो अपने टैलेंट को अच्छे से समझ जाए तो वो अगला सक्सेसर बन सकता है एंड ऑल्सो जो 3 ग्रेट पावर्स है उनको भी वो सरपास कर सकता है। और इसके बाद हम लीडर पे आते हैं, जहाँ पे लीडर बोलता है एमी सेक ने जो मैरिज प्रपोजल दिया था उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये बातें सुनकर छोटा भाई बोलता है वेल इसमें कोई बुराई नहीं है बट इसमें एक गड़बड़ है। जहाँ पे छोटा भाई और भी बोलता है कि एमी सेक के लेडी से शादी करना ये बुरा नहीं है एंड मैंने जितने तक सुना है जो ब्राइड है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है एंड खूबसूरत के साथ उसका टैलेंट भी बहुत ही खतरनाक है, यानी कि बेसिकली बाय 1 गेट 1 फ्री, तुम्हें खूबसूरत भी मिल जाएगा एंड तुम्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन भी मिल जाएगा एंड वो लड़की वो गांगसंग के लिए परफेक्ट वुमेन है। बट हम लोग को उस लड़की से कोई भी खतरा नहीं है, हम लोगों को खतरा है एमी सेक्ट के लीडर से, यानी कि ग्रैनी से। और हमें बताया जाता है जो ग्रैनी है वो क्विंचिंग सेक्ट को भी सरपास करना चाहता है एंड अगर उसके डिसाइबल ने हमारे यू गांगसंग के साथ शादी कर ली तो वो हमें कभी भी किसी मोमेंट पे भी धोखा दे सकता है। सो इस मोमेंट पे आके मैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को माफ कर देना लीडर। और इसका कंसेप्ट होता है एंड फाइनली हम आते हैं पीओ पे, जहाँ पे हम पीओ को ब्राइट मून पैलेस के सामने ही देख पाते हैं। और ब्राइट मून पैलेस को देख के पीओ बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस पैलेस को इतना पास से देख रहा हूँ, बट इस मोमेंट पे आके ये पैलेस वैसा ही लग रहा है जो मैंने अंडरग्राउंड के अंदर देखा था। एंड ऑल्सो अगर ये रूम टाइटली सिक्योर्ड भी हुआ तो फिर भी मैं इस पैलेस के अंदर इजीली घुस सकता हूँ। ऑब्वियसली पीओ के पास बहुत ही खतरनाक टेक्निक्स है, जैसे थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक, जिसका यूज करके वो लिटरली अपने प्रेजेंस को एब्सोल्यूट लिमिट तक हाइड कर सकता है। और इसका बाद हम देखते हैं पीओ एक निंजा की तरह दीवार में चढ़ने लगता है और इसका पीओ जब घुसने की कोशिश करता है पीओ साइड में किसी का आवाज सुनता है लाइक कोई बातें कर रहा है, जो सुन के पीओ सडनली उस दीवार के ऊपर लेट जाता है एंड हम सामने 2 गार्ड को देख पाते हैं। और इसके बाद हम इस लौंडे पे आते हैं, जहाँ पे ये लौंडा बोलता है मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा कि ट्रेनिंग के नाम पे वो गांगसंग अंदर कुछ और ही कर रहा है एंड क्या कर रहा है, मजे कर रहा है बेटे। एंड ये बातें सुनकर दूसरा गार्ड बोलता है अरे भाई चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा।
जिसके रिप्लाई में ये लौंडा और भी बोलने लगता है मुझे नहीं पता वो कौन है, बट मुझे ये पता है वो मेरा डिसाइबल है एंड मैं नहीं चाहता मेरा कोई डिसाइबल ऐसी हरकत करे। जो सारे बातें सुन के ये लौंडा बोलने लगता है अरे भाई प्लीज चुप हो जा प्लीज। और ये सारे बातें पियो ऊपर से सुन रहा होता है, जहाँ पे पियो बोलता है सो उसके साथ एक लड़की है और इसका पियो बोलता है कि जो क्विंचंग सेक्ट है वो बेसिकली एक स्वॉर्ड सेक्ट है एंड ये इमेजिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कोई ट्रेनिंग के नाम पे लड़की के साथ अंदर सो रहा है। और इसके बाद हम इन दोनों पे आते हैं जहाँ पे लौंडा बोलता है अरे ठीक है मैं चुप कर रहा हूँ एंड ये बोल के ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं फाइनली रात हो जाती है एंड पियो ब्राइट मून पैलेस के अंदर घुसने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं फाइनली पियो ब्राइट मून पैलेस के अंदर एंटर करता है। हम देखते हैं ब्राइट मून पैलेस के अंदर पियो चारों तरफ वू गांगसंग को ढूंढता है बट वू गांगसंग उसको घंटा कहीं भी नहीं मिलता। और इसके बाद हम देखते हैं पियो इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगता है एंड इसके बाद फाइनली पियो को दिखता है वू गांगसंग और हम देखते हैं वू गांगसंग नीचे एक लड़की के साथ सो रहा है एंड पियो बिल्कुल उसके छत के ऊपर होता है, जहाँ पे पियो ऊपर से वू गांगसंग को देखते हुए बोलता है सो वो रहा वू गांगसंग। एंड इसके बाद फाइनली हमें वू गांगसंग का फेस रिवील किया जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं वू गांगसंग सो रहा है बट पियो ऊपर से वू गांगसंग के ऑरा को फील कर पाता है, जहाँ पे वू गांगसंग को देख के बोलता है ब्लड फैंटम ग्रुप के कैप्टन ने जितना कहा था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। बट जितना भी खतरनाक हो आफ्टर ऑल वो तो एक ह्यूमन ही है। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं पियो कुछ थ्रेड्स बाहर निकलते हैं। देखो तुमने अगर मैनेजर किम देखा होगा तुम्हें पता है कि मैनेजर किम थ्रेड्स को बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं पियो थ्रेड का यूज करके एक फांसी का फन्ना बना देता है। थ्रेड को पियो धीरे धीरे वू गांगसंग के पास धीरे धीरे लेके जाता है। एंड देखो इस मोमेंट पे आके पियो का प्लान है कि वो वू गांगसंग के गले को जकड़ ले। और इसके बाद हम देखते हैं फाइनली वो जो थ्रेड होता है वो वू गांगसंग के गले में ऑलमोस्ट पहुंच चुका है एंड वो थ्रेड जब वू गांगसंग के गले में टच करता है हम देखते हैं वू गांगसंग जाग उठता है एंड वू गांगसंग के जागते ही हम उसके बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा फील करते हैं, जो देख के ऑब्वियसली पियो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बट इसके नेक्स्ट मोमेंट ही हम देखते हैं पियो उसके गले को जकड़ते हुए उस रस्सी को खींचने लगता है, यानी कि पियो फ्लोर से नीचे आ जाता है एंड वू गांगसंग उस रस्सी की वजह से ऊपर उठने लगता है, यानी कि लिटरली वू गांगसंग का दा एंड होने वाला होता है। तो हम देखते हैं ये चीज देख के वो लड़की भी जाग उठती है, जहाँ पे वो लड़की बोलती है कि सीनियर ब्रदर एक सेकेंड वू गांगसंग तो निकला। देखो यहाँ पे जो एल्डर होता है उनको बेसिकली सीनियर ब्रदर कहा जाता है, इसकी वजह से ये कह रहा है कोई भाई बहन नहीं है ब्रो। बट हम देखते हैं वू गांगसंग अपने हाथ का यूज करके उसके थ्रेड को काट देता है। इसका हाथ है या ब्लेड एंड ये देख के मुझे जी चैंग कुआ की याद आ गई जो लोगिज्म का बहुत ही गोटेड कैरेक्टर है। और रस्सी को काटने के बाद हम देखते हैं वू गांगसंग जमीन में एक बहुत ही बैडएस लैंड करता है। और इसके बाद हम देखते हैं फेस ऑफ होता है इन दोनों जानवर का, जहाँ पे एक तरफ है पियो ओल और दूसरी तरफ है वू गांगसंग। और ये देखिए वू गांगसंग पूछता है हु आर यू मैन। और इसके रिप्लाई में पियो कुछ भी नहीं बोलता। पियो अपने दो हाथों में दो चाकू निकालता है। चाकू निकालने के बाद बहुत स्पीड में वू गांगसंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। बट हम देखते हैं वू गांगसंग उसके हमले को सिर्फ अपने दो उंगली से रोक लेता है। ब्रो दिस डूड इज होल अनदर लेवल, जो देख के ऑब्वियसली पियो की भी फट चुकी है, जहाँ पे पियो बोलता है यो व्हाट द हेल। और इसके बाद हम देखते हैं वू गांगसंग पियो के बिल्कुल सामने आ जाता है एंड एक ही स्विंग में उसको बहुत ही दूर फेंक देता है। और पियो उड़ते उड़ते दूर जा रहा होता है कि वू गांगसंग उसका भी मौका नहीं देता। वू गांगसंग सडनली उसके सामने आ जाता है एंड एक बड़े से स्वर्ड को समन करता है ब्रो। एंड मुझे लग रहा था कि ये पियो का दी एंड है, बट हम देखते हैं पियो अपने दोनों चाकू का यूज करके उसके बड़े से स्वर्ड को रोक लेता है। बट हम देखते हैं कि उसके हमले को रोकते रोकते पियो की लिटरली फट चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं पियो के ऊपर वू गांगसंग धड़ाधड़ हमला करे जाता है एंड जो सारे अटैक्स है वो पियो के ऊपर लगते हैं, जहाँ पे पियो बोलता है इसके अटैक्स की वजह से मुझे लगता है कि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा एंड ऑल्सो अपने सिर्फ हाथ से कौन ऐसे फाइट कर सकता है, इवन मैं इसके अटैक्स को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इस सिचुएशन से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना पड़ेगा। जहाँ पे हम देख भी पाते हैं कि पियो के मुंह से खून भी निकल रहा है, यानी कि पियो बहुत ही ज्यादा डैमेज ले रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं पियो एक चाकू को जमीन में गिरा देता है एंड गिरते समय हम देखते हैं पियो उस चाकू को एक लात मारता है, जिससे जो चाकू होता है वो बहुत ही स्पीड से वू गांगसंग की तरफ बढ़ने लगता है। बट वू गांगसंग अपने दोनों उंगली से उसके चाकू को रोक लेता है। ब्रो ये क्या है लिटरली।
और वो गांगसंग ये सारी चीज देख के बोलता है वैसे तो बहुत ही बढ़िया है एंड तेरे को तो बहुत सारे ट्रिक्स भी मालूम है बेटे। एंड इसके बाद वो गांगसंग बोलता है वैसे तेरे को किसने भेजा है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, क्या मेरे बड़े बाप ने तेरे को भेजा है। एंड ये बोलने के बाद हम वो गांगसंग का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखते हैं जो देख के लिटरली पीओ की फट चुकी है। एंड इसके बाद हम पीओ का कुछ ऐसा रिएक्शन देखते हैं एंड पीओ भी लाइक व्हाट द हेल। एंड देखो इसके बाद हमें वो गांगसंग का थोड़ा पास्ट बताया जाएगा एंड इसके बाद जो कुछ बताया जाएगा वो गांगसंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा, जहाँ पे वो गांगसंग बोलता है कि मार्शल आर्ट सीखना मेरे लिए बहुत ही ईजी है, यानी कि वो कुछ भी बहुत ही आसानी से सीख लेता था बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था एंड सारे लोग उसकी तारीफ करते थे लाइक यू आर द बेस्ट गांगसंग, तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ तारीफ करता था जो उसको उतना अच्छा भी नहीं लगता बिकॉज उसे पता है कि कोई उसको हरा नहीं सकता, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और इसका दो गांगसंग बोलता है कि इन सब चीजों से मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की बोलती है कि आप सच में बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो, जो सुन के वो गांगसंग को बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ लड़का बोले तो भाई इसको बुरा लगता है, लड़की बोले तो वाह वाह क्या बोलूं भाई, ये पहले से ही थड़की है। एंड इसके बाद से इसका लाइफ बदलने लगता है, इसको अब ट्रेनिंग करने में उतना मजा नहीं आता, इसको सिर्फ लड़कियों के साथ मजे करने में मजा आता है, यानी कि लड़कियों के साथ बातें करना, लड़कियों के साथ मजा आता है उसको। जहाँ पे हमारा लौंडा बोलता भी है कि मैं बहुत ही लड़कियों के साथ सोया हूँ बट वो जो लड़की थी वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं एंड देखो ये लड़के बिल्कुल देखने में पीओ की जैसी है एंड मुझे लगता है ये पीओ की मॉम होगी। देखो मुझे ऐसा ही लग रहा है बिकॉज तुम इसके बाल देखो लिटरली उसके जैसे ही है। वेल ये तो आगे जाके पता लगेगा बिकॉज मैंने उतना ज्यादा पढ़ा नहीं है। एंड देखो पीओ को सांप के काटने की वजह से जो पावर मिला है मुझे पता है कि सांप के काटने की वजह से, बट मुझे लगता है कि पीओ का जो जेनेटिक्स है वो भी बहुत ही खतरनाक है बिकॉज पीओ तो कोई नॉर्मल गाय हो नहीं सकता, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिटरली। एंड वो गांगसंग ने इसके मॉम के साथ कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से ये रिग्रेट कर रहा है कि वो लड़की मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जहाँ पे वो गांगसंग और भी बोलता है कि उस दिन मैंने पी के बहुत ही बड़ी गलती कर दी एंड ऑल्सो मैं अपने गलती को भी मानता हूँ, बट मेरे सिर्फ उस गलती की वजह से उस लड़की ने सुइसाइड कर लिया एंड उस दर्द से मैं अभी तक बाहर निकल नहीं पाया हूँ एंड इसकी वजह से मैंने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया था एंड ये चीज सच में बुरा था, बहुत ही ज्यादा बुरा था। एंड इसका पास्ट यहीं भी खत्म होता है एंड इसका सिंसिप्ट होता है एंड हम फाइनली इन दोनों जानवर के बैटल पे आते हैं और हम देखते हैं वो गांगसंग पीओ के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला यूज करता है, जो देख के पीओ बोलता है ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसका पीओ बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि इसने अपने पावर का यूज करके अपने बॉडी के अंदर ही थाउजेंड्स ऑफ ब्लेड्स क्रिएट कर लिया है एंड इसके इस लुक को देख के लिटरली मुझे जी की याद आ गई। एंड अगर तुमने इंद्रा वर्सेस जी का बैटल पूरा देखा होगा तुम्हें पता है कि जी बिल्कुल ऐसा ही हमला यूज करता है एंड लिटरली उन दोनों का बैटल बहुत ही बढ़िया था। तुम लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उसके बाद हम देखते हैं वो गांगसंग पीओ के चाकू का यूज करके पीओ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। पीओ अपने चाकू से उसके हमले को ब्लॉक करता है। देखो बेसिकली पीओ ब्लॉक तो करता है बट पीओ को ब्लॉक करने में लिटरली बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। और इसके बाद हम देखते हैं वो गांगसंग पीओ के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करे जाता है। पीओ बहुत ही मुश्किल से सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है एंड इसके बाद हम देखते हैं वो गांगसंग पीओ के ऊपर एक सीधा हमला करता है। पीओ उसके हमले को पहले तो डॉज करता है एंड उसके चिन में एक लात देके मारता है, जो देख के वो गांगसंग बोलता है कि तेरे अपने वर्ड ट्रिक्स को घुसाले एंड ऑल्सो तू सच में बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। एंड इसके बाद हम देखते हैं पीओ जमीन में गिरने वाला होता है बट गिरने से पहले पीओ अपने दोनों चाकू को गांगसंग की तरफ फेंक देता है और वो गांगसंग लिटरली एक ही स्विंग में उसके दोनों चाकू को दो तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं पीओ फाइनली जमीन में गिर जाता है और इस मौके का फायदा देख के वो गांगसंग पीओ के ऊपर एक हमला करने के लिए बढ़ता है, जहाँ पे वो गांगसंग बोलता है साले भड़वे ये तेरा अंत है, मर जा। बट हम देखते हैं पीओ लिटरली उसके उस अटैक को भी डॉज कर लेता है और इसके बाद हम देखते हैं पीओ वो गांगसंग से दूर जाने की कोशिश करता है बट पीओ का स्पीड अगर हिरन जैसा है तो वो गांगसंग का स्पीड चीता जैसा है। वो लिटरली बहुत ही स्पीड में पीओ की तरफ बढ़ने लगता है और पीओ भागते भागते वो गांगसंग की तरफ एक चाकू फेंक के मारता है एंड ऑब्वियसली वो गांगसंग अपने चाकू को यूज करके उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस जगह जितने सारे स्वॉर्ड थे उन स्वॉर्ड्स में से पीओ दोनों स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है कि इस प्लेस में जितने सारे स्वॉर्ड थे उन सारे स्वॉर्ड को पीओ वो गांगसंग की तरफ फेंकने लगता है एंड ऑब्वियसली वो गांगसंग बहुत इजीली उन सारे स्वॉर्ड के अटैक्स को डॉज करता है एंड सारे अटैक्स को डॉज करने के बाद हम देखते हैं वो गांगसंग जमीन में एक बैड एस लैंड करता है एंड वो गांगसंग एक खतरनाक ऑरा के साथ आगे बढ़ने लगता है एंड पीओ उसको देख के बोलता है जैसा मैंने सोचा था इन सब से तेरा कुछ होने नहीं वाला है।
और इसके बाद हम देखते हैं पियो बहुत सारे स्वॉर्ड अपने हाथ में ले लेता है। लाइक इस हाथ में 3 स्वॉर्ड, इस हाथ में 3 स्वॉर्ड, यानी कि 6 स्वॉर्ड। एंड सारे स्वॉर्ड को लिटरली एक साथ ऊ गांगसंग की तरफ फेंकता है। एंड इस अटैक को रोकने के लिए हम देखते हैं ऊ गांगसंग एक न्यू टेक्निक यूज करता है जिसका नाम है क्विंचिंग सीक्रेट टेक्निक 72 स्वॉर्ड वेव्स। इस टेक्निक से हम देखते हैं चारों तरफ वाटर क्रिएट हो जाने लगता है, यानी कि इस मोमेंट पे आके यहाँ पे जितना भी वाटर है वो पूरे वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है। देखो इस मोमेंट पे आके ये चीज थोड़ा थोड़ा वाटर ब्रीथिंग की तरह लग रहा है। हम देखते हैं वो गांगसंग वाटर की मदद से पियो की तरफ बहुत स्पीड में बढ़ने लगता है। इसके नेक्स्ट मोमेंट ही हम देखते हैं वो गांगसंग जब पियो को देखता है सामने पियो नहीं है। एंड गेस व्हाट, पियो कहाँ पे है? हम देखते हैं उस लड़की को पियो ने होस्टेज बना लिया है, जो देख के वो गांगसंग बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। जहाँ पे वो गांगसंग बोलता है तेरे भड़वे ट्रिक साले। एंड ऑब्वियसली मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे प्रेजेंट जितना भी वाटर है वो पूरे वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड इसके वजह से वाटर को यूज करके वो उस लड़की को बचा लेती है। बट पियो का तो ये प्लान ही नहीं था। पियो का प्लान कुछ और ही था जो तुम्हें थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। और इसके नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं वो गांगसंग पियो के पीछे से हमला करता है, जहाँ पे वो गांगसंग बोलता है कि यह तेरा अंत है। एंड इसके बाद हम थोड़ा पियो के फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पे हम नंबर 1 को देख पाते हैं, जहाँ पे नंबर 1 बोलता है कि तुम में से 3 लोगों को ये टेक्निक सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमें पियो का वो बैड एस लाइन भी दिखाई जाता है जहाँ पे यूल पूछती है तुम अपने आप को बलि का बकरा क्यों बना रहे हो, जिसके रिप्लाई में पियो बोलता है मैं बलि का बकरा हूँ या लोन वुल्फ हूँ वो तो तुम्हें बाद में पता लगेगा। एंड ये फ्लैशबैक हमें क्यों दिखाया जाता है, बिकॉज उसने वो टेक्निक सीखा था। एंड इसकी वजह से हम देखते हैं वो गांगसंग के हमले को पियो अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। एंड इस मोमेंट पे आके वो गांगसंग की लिटरली फट चुकी है, जहाँ पे वो गांगसंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पे वो गांगसंग बोलता है तूने इस हमले को क्या से रोका? वो गांगसंग धड़ाधड़ हमला करते हुए बोलता है मेरा अटैक को कोई भी रोक नहीं सकता। एंड हम देखते हैं इसके बाद पियो इसके सारे अटैक्स को रोके हुए जा रहा है। और ये चीज देख के लिटरली वो गांगसंग का दिमाग खराब हो जाता है, जहाँ पे वो गांगसंग बोलता है तू मेरे अटैक्स को कैसे ब्लॉक कर रहा है, बिकॉज ये क्विंचिंग सेट का सीक्रेट टेक्निक है, इसको कहा जाता है 72 स्वॉर्ड वेव। एंड इसको रोकना इम्पॉसिबल है, जिसके रिप्लाई में पियो बोलता है क्या से पॉसिबल है, बिकॉज मैं डेथ को भी सरपास करके यहाँ पे आया हूँ। आई हैव लर्न इट टू डेथ इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दिस इज लिटरली अ बैंगर। एंड ऑल्सो अगर इस चीज को मैं मास्टर नहीं करता तो इस मोमेंट पे आके मैं मारा जाता। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो गांगसंग पियो के ऊपर हमला करता है। एंड इस मोमेंट पे आके पियो अपना न्यू टेक्निक यूज करता है जिसका बेसिकली नाम है स्विफ्ट माइंड। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गांगसंग पियो के ऊपर हमला करता है, बट सामने पियो था ही नहीं, वो पियो का एक इमेज था। एंड उस हमले को करने के बाद वो गांगसंग ऐसी हालत में पहुंच चुका है कि वो अब किसी के हमले को रोक भी नहीं सकता एंड डॉज भी नहीं कर सकता। एंड इसके नेक्स्ट मोमेंट ही हम देखते हैं वो गांगसंग के पीछे से आ जाता है पियो। एंड वो गांगसंग अपने स्वॉर्ड का यूज करके पियो को काटने ही वाला होता है कि पियो झुकते हुए उसके आगे आ जाता है एंड उसके चेस्ट में अपने स्वॉर्ड को पूरा घुसा देता है, यानी कि भाई खेल खत्म लिटरली होमीज। ओके स्टॉप करते ही हम देखते हैं वो गांगसंग के मुंह से खून निकल आता है। एंड इसके बाद हम ये ब्रूटल पैनल देखते हैं। जस्ट लुक एट दिस पैनल होमीज एंड होल्ड अप अ सेकेंड। इसके बारे में क्या क्या कहा गया था कि इसका टैलेंट कुछ अलग ही लेवल में है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये कुछ अलग ही लेवल का है। अरे घंटा एक बच्चे ने इसको जान से मार दिया। एंड देखो ये चीज देख के मैं सिर्फ यही बात बताना चाहता हूँ, Who is Wu Gangsang? What is Wu Gangsang? Pio is the badass character in entire ROTDM series. And इसके बाद हम पियो को देखते हैं जिसके पीछे पड़ा है Wu Gangsang का लास्ट। एंड इसके बाद हम पियो का कुछ ऐसा क्रेजी पैनल देखते हैं। एंड होम इस पे आके हमारा पार्ट 3 एंड होता है। एंड देखो अगर तुम सोच रहे हो कि यही पे सब कुछ खत्म हो गया, वेल पार्ट 4 के अंदर तुम और भी कुछ विटनेस करने वाले हो। सो होम इज सायोनारा। अरे चलो यार बहुत देर हो चुकी है। एंड देखो आज घर में कोई नहीं है, इसलिए सारा काम अब मुझे करना पड़ेगा। सो होम इज सायोनारा।